नमस्कार मित्रों। आप सभी को मालूम है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कलकत्ता में जो कार्रवाई की है उसकी जड़ में कोई नई कहानी नहीं है। ये पूरा मामला वर्ष 2020 से जुड़ा हुआ है, जब सीबीआई ने अनूप मजूमदार एवं कुछ लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी जो कोयला घोटाले से संबंधित थी। उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की तो उसने पाया कि वर्षों से एक संगठित कोयला तस्करी सिंडिकेट गिरोह सक्रिय था, जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल की लीज वाली खदानों से अवैध रूप से कोयला निकलवाता था और उसे पश्चिम बंगाल के कई जिलों, विशेषकर बांकुड़ा, पुरुलिया और आसपास के इलाकों में भेज देता था। जांच में यह भी सामने आया कि ये कोयला फर्जी कंपनियों, हवाला ऑपरेटरों और बिचौलियों के जरिए बेचा गया था और इससे करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की गई थी और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया था। इसी मामले में, इसी पृष्ठभूमि को लेकर के ईडी ने 8 जनवरी 2026 को कोलकाता में 10 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापे डाले थे। इन्हीं में से एक तलाशी प्रतीक जैन के परिवार परिसर में चल रही थी। संयोग कहिए या व्यवस्था कहिए, उसी भवन में आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का कार्यालय भी स्थित था, जो तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक सलाह दिया करता है। ईडी की वैधानिक तलाशी अपने नियमों और अधिकारों के तहत चल रही थी कि तभी एक असाधारण घटनाक्रम सामने आया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं उस स्थान पर पहुंच गईं और यह आरोप लगा है कि राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कुछ दस्तावेज और फाइलें वहां से ले जाई गईं। बहुत गंभीर आरोप है मित्रों ये, और यहीं से यह मामला केवल जांच का नहीं बल्कि संवैधानिक टकराव का रूप ले लेता है। इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस और ईडी दोनों ही कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुव्रा घोष के सामने लाई गई। उन्होंने मामले को देखा और प्रारंभ में स्पष्ट कर दिया कि दोनों याचिकाएं एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए उन्हें एक साथ सुना जाएगा। पहले वो एक को सवेरे 10-10:30 बजे सुनना चाह रही थी और ईडी वाली को 2:30 बजे, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों को एक साथ सुनेंगे। लेकिन राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसका तीखा विरोध किया गया कि एक साथ सुनवाई नहीं हो सकती। ये दलील दी गई कि दोनों मामले एक नहीं है, क्योंकि यह पीएमएलए का मामला ही नहीं है। और उन लोगों ने ईडी पर आरोप लगाया कि वह एक राजनीतिक एजेंसी की तरह काम कर रही है और राज्य के मतदाताओं का वोटर डेटा जब्त करने की कोशिश कर रही थी। वोटर के जो डाटा थे वो ले जाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर ईडी ने अदालत में साफ शब्दों में कहा कि उसकी पूरी कार्रवाई सीबीआई की उसी एफआईआर पर आधारित है जो कोयला मामले में लगाई गई थी अनूप मजूमदार के खिलाफ। कोई अलग से स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है। ईडी का यह भी कहना था कि पीएमएलए के तहत चल रही तलाशी और जांच में राज्य सरकार या किसी संवैधानिक पदाधिकारी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं। एजेंसी ने न इसे केवल जांच में बाधा बताया बल्कि केंद्रीय कानून के तहत किए गए अपराध में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करार दिया है और इसे संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति द्वारा केंद्रीय एजेंसी की वैधानिक जांच में अवैध दखल बताया। बहुत गंभीर आरोप लगाया मित्र ईडी ने। सुनवाई के दौरान स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई जब कुछ वकीलों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। न्यायालय द्वारा यह पूछा गया कि आप लोग कौन है, तो उन्होंने स्वयं को पब्लिक ऑफिसर बताया और यह तर्क दिया कि जब मुख्यमंत्री भी एक पब्लिक ऑफिसर हैं तो उनका वहां पहुंचना गलत कैसे हो सकता है। मतलब एक पब्लिक ऑफिसर दूसरे पब्लिक ऑफिसर के लिए तो आ ही सकता है, ये उन्होंने तर्क दिया। इसी आपसी टकराव और शोर शराबे और अव्यवस्था के कारण अदालत का वातावरण ही पूरा बिगड़ गया। हालात ऐसे बन गए कि न्यायमूर्ति सुव्रा घोष को कार्रवाई छोड़ करके भी अदालत से उठ करके चले जाना पड़ा और उन्होंने अंततः मामले की सुनवाई किए बिना ही मामले की अगली तारीख 14 जनवरी तय कर दी। मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम से कुछ बुनियादी और कानूनी और संवैधानिक सवाल भी सीधे सीधे खड़े हो जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। पहला, ईडी की कार्रवाई किसी राजनीतिक इच्छा से की गई है या सीबीआई की विधिवत दर्ज एफआईआर के बाद की गई है, या ये कार्रवाई ईडी का अधिकार क्षेत्र का बनता है कि नहीं बनता है। दूसरा, पीएमएलए के तहत तलाशी और जांच में राज्य सरकार का हस्तक्षेप कानूनी रूप से मान्य किया जा सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, भले ही इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाए। तीसरा, यदि मुख्यमंत्री का मौके पर पहुंचना और दस्तावेजों को हटाया जाना न्यायिक जांच में सिद्ध हो जाता है तो यह केवल एक प्रशासनिक विवाद नहीं रह जाएगा बल्कि गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। और चौथा, हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की रिट ये साफ साफ दिखा रही है कि यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है
बल्कि संघीय ढांचे, केंद्र और राज्य संबंधों और कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की मूल भावना से टकराता हुआ मालूम पड़ रहा है। अब सबकी निगाहें 14 जनवरी पर टिकी हैं, क्योंकि उस दिन यह तय होगा कि यह टकराव अदालत के भीतर कानून की भाषा में सुलझेगा या फिर यह विवाद भारतीय संघीय व्यवस्था में एक नई राजनीतिक और संवैधानिक बहस को जन्म दे देगा। मित्रों, आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें